नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि पिछली सारी चीज़ें छोटे छोटे वीडियो थे आप लोगों के लिए, आपने होमवर्क के तौर पर उन्हें सॉल्व कर लिया होगा और पिछले जो त्रिकोणमिति के सूत्र वगैरह आपको सिखाए गए थे, बताए गए थे, उनको आपने तैयार कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले कल का एक सूत्र आपको रिवाइज करवाऊंगा जो याद करने के लिए दिया गया था। उसके बाद फिर आगे का आज का देखते हैं। कल आपके लिए एक्चुअली 4 सूत्र आपके लिए थे। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। मैंने ये भी बोला था कि अगर आपके कमेंट आते हैं या व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप पे आप कुछ समस्या व्यक्त करते हो या जानने की इच्छा होती है आपको कि ये सूत्र कैसे व्युत्पन्न हुए हैं, तो मैं आपको व्युत्पन्न करके बताऊंगा, पर नहीं आया इसलिए अब मैं व्युत्पन्न नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि इन्हीं सूत्रों की मदद से अन्य सूत्र भी इसके व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर देखिए, मैंने साइन ए प्लस बी वाला सूत्र और साइन ए माइनस बी वाला सूत्र को लिख लिया है, और अगर इन दोनों समीकरणों को अपन जोड़ देते हैं तो हमें एक नया सूत्र मिलेगा जो कि क्या होगा, पहले आप जोड़ के देख लीजिए कैसा होगा। जब इनको हम जोड़ने जाएंगे तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर, पहले आपका क्या था साइन ए कॉस बी, और ए माइनस बी में भी पहला पद क्या था साइन ए कॉस बी, दोनों धनात्मक थे तो ये तो जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाए और बराबर है तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी आएगा। लेकिन बाद वाले दोनों पद बराबर हैं परंतु इनके चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा नया सूत्र क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर, ये पहले वाले पद जुड़ गए तो 2 साइन ए कॉस बी। ठीक ना, तो ये एक आप नया सूत्र मिल गया। इनको एक लिस्ट बनाते जाइएगा, एक कॉपी में लिखते चले जाइएगा आप लोग। फिर अगला जो सूत्र मिलेगा हमें इन्हीं दोनों समीकरणों को आपस में घटा देने पर मिलेगा, है ना। एक्चुअल में आप पहले वाले सूत्र को देखिए कि इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये सूत्र ऐसा होता है, बहुत जगह इसका उपयोग आएगा आगे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर रखिएगा। अगला सूत्र देखते हैं कैसे मिला है हमें। जब दोनों समीकरणों को घटा देंगे तो एलएचएस में हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी। अच्छा पहले ये देख लीजिए कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो साइन ए माइनस बी पॉजिटिव था तो उसका चिन्ह कैसा आ गया है, ऋणात्मक आ गया है। इसी प्रकार साइन ए इंटू कॉस बी पॉजिटिव था तो उसका भी नेगेटिव साइन आ गया है, जबकि कॉस ए साइन बी नीचे वाले समीकरण का नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आरएचएस का जो पहला पद है, पहला दोनों बराबर हैं और ऊपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगेटिव है, तो आपस में कट जाएंगे। पर ये दोनों पॉजिटिव हो गए हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपके पास क्या सूत्र आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसे भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे कॉस के सूत्रों को देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए जब दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं कॉस वाले, है ना, तो क्या होगा, आप आरएचएस में देखिए साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी में नेगेटिव है, जबकि कॉस ए माइनस बी में पॉजिटिव है साइन ए इंटू साइन बी। तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में कट जाएंगे जोड़ने पर, चिन्ह नहीं बदलेगा जोड़ने पर। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू बी आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, तो क्या होगा, सॉरी कॉस ए कॉस बी आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी बचेगा आरएचएस में, जबकि एलएचएस में क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो आपका सूत्र क्या बना, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी।
इसी प्रकार अगले के लिए हम ये करते हैं। देखिए, हम ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरण को भी घटा सकते थे, लेकिन उसमें माइनस चिन्ह आता और कई एक दो स्टेप और करके हम उसे पॉजिटिव बनाते तो दिक्कत होती, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। इसलिए हमने नीचे वाले समीकरण में ऊपर वाले समीकरण को घटाया है, यानी कि कॉस ए माइनस बी वाले समीकरण में कॉस ए प्लस बी वाले समीकरण को घटाया है। इसीलिए ऊपर वाले समीकरण के सभी चिन्ह बदल दिए हैं, देखिए लाल कलर से, माइनस माइनस और प्लस के रूप में। तो यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो आपस में कट जाएंगे। तो आरएचएस में आपका क्या बचेगा, साइन ए साइन बी दोनों पॉजिटिव हो गए हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर, और इधर देखिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला कॉस ए प्लस बी क्या हो गया है, आपका नेगेटिव हो गया था। तो ये 4 सूत्र आपको और मिल गए। तो एक्चुअल में त्रिकोणमिति में कुछ भी याद करना नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए तो सभी सूत्रों को आप निकाल सकते हो, है ना। तो इसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिए, रफ में लगाना शुरू करिए, और अगर आप लगाते रहते हो और मुझे अपना प्रतिक्रिया देते हो तो मैं आपको इनको सॉल्व करवा दूंगा, बचे हुए सूत्र भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ सूत्र आपको 2a टाइप के मिलेंगे, जैसे साइन 2a का मान कितना होता है, तो वो भी निकाला जा सकता है उन्हीं सूत्रों से। जैसे साइन ए प्लस बी वाला सूत्र हमने ऊपर लिख दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब हमें 2a करना होगा तो हम ए, यदि हम क्या ले लें, a बराबर b के, तो जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है इस समीकरण में वहाँ वहाँ हम a लिख दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी में b की जगह जब हम a रखेंगे तो a प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 2a। तो नीचे वाली लाइन में इसलिए क्या आ गया है, साइन 2a। और RHS में जहाँ जहाँ b लिखा था वहाँ वहाँ हमने केवल a लिख दिया है, देखिए, है ना। तो पहला वाला पद भी आपका क्या मिल गया, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अगला देखने चले सूत्र। तो अगला सूत्र हमारा है कॉस 2a का, तो उसको भी निकालने के लिए हम क्या ले लें, कॉस ए प्लस बी वाला सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यदि हम a बराबर b को ले लें, यानी कि जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ वहाँ a लिख दें, तो देखिए RHS में क्या होगा, b की जगह पर जब a करेंगे तो a प्लस ए बराबर 2a आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या लिख लिया, कॉस 2a। और इस साइड हम जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ a रख दिए हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए आ गया है। तो कॉस गुणे कॉस बराबर कॉस स्क्वायर ए और साइन गुणे साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए। तो आपका पहला सूत्र क्या मिला, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए आपको कॉस 2a के बहुत सारे सूत्र अलग अलग जगहों पर यूज करने पड़ेंगे, और ये 11th 12th जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक उपयोग होते रहते हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अगर आपको याद हो अच्छे से, तो प्रथम सर्वसमिका जो थी उसको पक्षांतरित जब हम कर देते थे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हमें क्या मिल जाता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने कॉस स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दिया है, देखिए आगे, है ना। तो साइन स्क्वायर ए माइनस में है, ये भी साइन स्क्वायर ए माइनस में है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो हमें कॉस 2a का अगला सूत्र क्या मिल गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो 2 सूत्र हमें मिल चुके हैं, तीसरा आइए निकालते हैं। तीसरा निकालने के लिए जो कॉस 2a का पहला सूत्र आप निकाले थे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का मान प्रथम सर्वसमिका से निकाल के हम लोग रख देंगे। कैसे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जब रखेंगे तो बाहर माइनस का चिन्ह है, दोनों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो एक धनात्मक था तो ऋणात्मक हो गया, जबकि कॉस ऋणात्मक था तो धनात्मक हो गया, है ना। फिर कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। तो हमें 3 सूत्र मिले कॉस 2a के। पहला मिला कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जबकि दूसरा मिला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और तीसरा हमें मिल गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अच्छे से इन सूत्रों को लिख लीजिए बच्चों, बहुत ही उपयोगी सूत्र हैं ये सारे, ट्रिग्नोमेट्री के हर जगह उपयोग होंगे आप लोगों के लिए, है ना। अगला है
जैसे हम लोग कल साइन और कॉस का सूत्र पढ़ लिए थे, अब इसको भी याद कर लीजिए अभी आप लोग। 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, जबकि 10a माइनस बी बराबर 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। तो देखिए ये दोनों सूत्र बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बहुत जल्दी आपको याद होगा। बस ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा a प्लस बी के बीच, उसका सूत्र क्या आएगा, अंश में प्लस और हर में माइनस, जबकि जहाँ माइनस होगा वहाँ पे अंश में माइनस और हर में प्लस आ जाया करेगा। तो आपको आसानी से ये सूत्र याद हो जाएगा। अब अभी जैसे हम लोग साइन 2a का मान निकाले थे, सूत्र निकाले थे, उसी प्रकार आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, tan 2a का मान निकालना। जो पहला वाला सबसे ऊपर आपको सूत्र दिख रहा है उसमें a बराबर b कर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ आप लोग a रख देंगे तो आपका सूत्र आ जाएगा। इसे मुझे कमेंट या व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में आप ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद अभी ट्रिग्नोमेट्री में करवाना चाहते तो और भी ज़्यादा करवा सकते थे, आपकी प्रतिक्रिया पर आधारित रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री आप पिछले वीडियो से भी रिवाइज करके और इस वीडियो से भी रिवाइज करके और भी ज़्यादा सॉल्व करिए अपनी रफ में, और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में प्रतिक्रिया दीजिए, तब मैं ट्रिग्नोमेट्री और भी आपको कुछ बताऊँगा अगले वीडियो में। नहीं तो लगभग आपके उपयोग के सारे सूत्र यहाँ तक में कंप्लीट हो गए हैं। जो थोड़े बहुत कम भी हैं उन्हें आगे जब आएगा कभी उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अभी अगर जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। फिर यहाँ से गणित की एक बिल्कुल नई ब्रांच जो आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हो, वो शुरू होता है अवकलन। अवकलन के बारे में आपको बता दें बच्चों, बहुत ही सरल है अवकलन करना। ख़ास तौर से इसका बेसिक्स तो बहुत ही आसान है, और कल से अवकलन के बेसिक सवाल हम लगाना स्टार्ट करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड वाले जितने भी वीडियो आपको मिले थे, भले पिछला वीडियो आप ना देखें, पर ये सभी देखकर एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, तभी अवकलन आपसे बनेगा। तो आज अवकलन शुरू करते हैं। अवकलन जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है फलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, और अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो फंक्शन जानते हैं, फलन जानते हैं, बहुत ही सरल चीज़ है बच्चों। 10वीं का थोड़ा सा याद करिए। 10वीं में आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों में एक विधि अप्लाई करते थे, प्रतिस्थापन। याद आ रहा है ना। तो उसमें एक समीकरण को लेकर आप दो चर राशियों में से किसी एक चर राशि का मान निकालते थे। तो वो मान कुछ इस प्रकार से आ जाता था, y बराबर 2x प्लस 1। और अगर इसी विधि में हम लोग ग्राफीय विधि अप्लाई करते थे तो दो सारणी बनाते थे, x का मान अपने से ले लेते थे कुछ ना कुछ, उसके आधार पर y का अलग अलग मान हमें प्राप्त हो जाता था। यानी कि एक बात समझने वाली है बेटा, आप लोग देखिए यहाँ पे बच्चों कि x का मान जैसे जैसे आप बदलते थे तो y का मान अपने आप बदल जाता था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि y का मान x के मान पर निर्भर करता था, है ना। y का मान x के मान पर निर्भर करता था, यानी कि x का मान जैसे जैसे आप लोग बदलते थे y का मान अपने आप बदल जा रहा था। तो ऐसे संक्रियाओं में हम क्या बोलते हैं, y जो है x का फलन है, ठीक है। और इसे लिखते कैसे हैं, नीचे वाली लाइन में देखिए सबसे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, या y x का फलन है। इसे पढ़ते हैं अपन लोग ऐसा, और लिखते कैसे हैं, y इक्वल टू fx, ठीक ना। यानी कि x का मान हम जैसे जैसे बदलेंगे y का मान अपने आप बदल जाएगा। इसे ध्यान से समझिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो इसे रिवाइंड करके एक बार और फिर इस स्लाइड को देख लीजिएगा, ताकि फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए x के मान में आप डेल्टा x परिवर्तन करते हो, जिससे y के मान में डेल्टा y परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए x का मान पहले आप 1 लिए थे, जब इसे बढ़ा के अथवा घटा के डेल्टा x इसको बढ़ा 1 से बढ़ा के आप 2 कर देते हो, यानी कि कितना परिवर्तन किया आपने, 1 का, है ना। तो परिवर्तन डेल्टा x बराबर आपका कितना हो गया, 1,
है ना। तो मान लीजिए y का मान पहले 2 था, अब 1 बढ़ा देने पर y का मान आपका 4 हो जाता है। तो y के मान में परिवर्तन कितना हुआ, 2 का, 2 बढ़ गया ना, तो डेल्टा y का मान कितना हो जाएगा, 2। तो यही ये परिवर्तन है कि कितना परिवर्तन आप पहले के मान में अब कितना परिवर्तन कर रहे हो, चाहे बढ़ा रहे हो आप मान, चाहे आप घटा रहे हो। तो हम मानते हैं कि किसी फंक्शन में डेल्टा एक्स के मान में डेल्टा एक्स परिवर्तन करने पर वाई का मान डेल्टा वाई हो जाता है, या डेल्टा वाई का परिवर्तन हो जाता है। तब हम यक्स के सापेक्ष वाई के मान में परिवर्तन को डेल्टा एक्स बटे डेल्टा, सॉरी ये उल्टा हो गया है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इसे पढ़िएगा आप लोग, है ना। रुकिए मैं सुधार दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। बच्चों स्लाइड बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आप लोग पढ़ते जब नहीं हो तो बहुत गुस्सा लगती है कि हम कल से आप लोगों के लिए वीडियो ना बनाएं, पर अब क्या किया जाए, आप लोग स्टूडेंट हो, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग थोड़ी थोड़ी गलतियां कर सकते हो, इसीलिए दोबारा भी वीडियो दे देता हूं आप लोगों के लिए। नहीं तो इस गुस्सा में कभी कभी तो लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो ना बनाया जाए, आप लोग बिल्कुल भी पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये मैंने डेल्टा एक्स को वाई बना दिया, अब डेल्टा वाई को अपन क्या बना दें, यक्स, ठीक है। अब इसे वापस अपनी जगह पर कर दें तो आपको समझ में आ जाए। तो इस परिवर्तन के आधार पर यक्स के सापेक्ष वाई के मान में परिवर्तन को हम डेल्टा वाई बटे डेल्टा यक्स के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये परिवर्तन जो मैंने आपको बताया था कि यक्स के मान में 1 का परिवर्तन और वाई के मान में 2 का परिवर्तन, पर अगर मान लीजिए यक्स के मान में हम 0.0001 का परिवर्तन करें, जिसके संगत वाई के मान में परिवर्तन 0.0002 का हो, तो ये बहुत ही छोटे परिवर्तन है दोनों। देखो दशमलव के बाद कई अंकों के बाद मान आ रहा है आपका संख्यात्मक मान, तो बहुत छोटा परिवर्तन हुआ ना। और जब परिवर्तन बहुत छोटा होता है तो अब हम उसे x टेंस टू 0 लिखते हैं, जैसे लिमिट के नीचे लिखा हुआ है डेल्टा x तीर का निशान 0, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा x का मान 0 की ओर अग्रसर है, यानी कि बहुत ही कम है। तो जब डेल्टा y अपान डेल्टा x का मान बहुत ही कम हो, यानी कि 0 की ओर अग्रसर हो डेल्टा x का मान, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x। और जब ये मान 0 की ओर अग्रसर होता है, यानी कि बहुत कम होता है, तब हम इसे डी वाई अपान डी एक्स लिखते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यक्स के सापेक्ष y का अवकल गुणांक या अवकलज, ठीक है। मैं अवकलन आप लोगों को बता दूं कि जैसे मुख्यतः आप लोग मैथ जो लोग लेंगे, मैथ में पढ़ेंगे अवकलन को, और वहाँ इसका बहुत ज़्यादा डिटेल आप पढ़ोगे, और जो डिटेल आप वहाँ पढ़ोगे उसे मैं सरल भाषा में आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया हूँ। इसीलिए इस वीडियो को अवकलन से आगे का आप लोग कई कई बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अवकलन अच्छे से समझ में आ जाए। और इतनी सरल गणित है बच्चों कि इसमें कुछ सूत्र रहेंगे और कुछ रूल रहेंगे, उनको अप्लाई करके दुनिया की किसी भी चीज़ का आप अवकलन कर सकते हो। और ये भी आपको यहीं पे बता दूं कि भौतिकी चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, शुरू से अंत तक पूरा अवकलन और समाकलन गणित पर ही आधारित रहेगी। इसलिए अभी तक जो गणितीय भौतिकी आपको पढ़ाई गई है वो केवल बेसिक था, रिवाइज आपको करवाया गया था पिछला, ताकि आप लोगों की पकड़ बन जाए, आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए, और यहाँ के आगे आपको नया गणित मिलना चालू हो जाए तो आप उसे आसानी से समझ लो। तो बच्चों प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। जो लोग अभी भी डिस्कशन ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए मैं फिर से आज लिंक इसमें दे दूंगा, आप जुड़ जाइए। और प्रतिक्रिया देने पर ही मैं, वैसे तो ये मान लिया जाता है कि आपको सब समझ में आ गया और मैं आगे बढ़ने लगूंगा, पर जब आपकी प्रतिक्रिया आएगी तब मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और उस आधार पर मैं वीडियो को ढंग से बना पाऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।